जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्केट्स पिछले एक दो हफ्ते से बहुत ज्यादा क्रेजी रहे हैं। वॉलेटिलिटी अलग लेवल पर है यार, और यूट्यूब में वीडियोस भर गई हैं रिसेशन 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 रिसेशन। वेल, अगर रिसेशन आता है ना, सो दीज आर द स्टॉक्स आई एम बाइंग। पहली कंपनी आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यस, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी। अब मैंने एफएमसीजी कंपनी इसलिए रखी है बिकॉज आप देखोगे इन कंपनीज में ना डिमांड हमेशा कांस्टेंट ही रहती है और हल्की हल्की बढ़ती रहती है। तो रिसेशन टाइम दीज बिजनेसेस आर ग्रेट टू बाय। लॉजिकली सोचो खुद, अब अगर आपकी सैलरी कम हो गई या इनकम कम हो गई या कुछ भी इशू हो गया, टूथपेस्ट यूज करोगे ना, साबुन शैम्पू तो यूज करते रहोगे, तो दैट इज वाई एफएमसीजी की डिमांड कांस्टेंट रहती है और हल्की हल्की बढ़ती है। एंड इंडिया में ये और भी पेस से बढ़ेगी। वाई? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन कंट्री ना सिर्फ टायर बी, टायर 2, टायर 3 सिटीज में नहीं है। जो एक्चुअल हिंदुस्तान है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। तो इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनकी मैनेजमेंट ये बोल रही है कि हर 10 घरों में से 9 घर इनके कम से कम एक प्रोडक्ट यूज कर रहा है। पहली बार इन फाइनेंशियल ईयर 2022 दे हैव क्रॉस्ड अ टर्नओवर ऑफ 50,000 करोड़, जो इनका खुद का बेंचमार्क था। प्लस इनकी ब्रांड्स देखो यार, व्हील, लाइफ बॉय, लक्स, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, एक्स, वैसलीन भरी हुई है। एंड आई एम श्योर आपके आसपास भी ना कोई ब्रांड का प्रोडक्ट रखा ही होगा। और एक ऐसी मेजर चीज जिसकी वजह से मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रेफर करता हूं ओवर एनी अदर एफएमसीजी कंपनीज, व्हाई इज दैट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इतना स्ट्रांग है, राइट फ्रॉम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स टू वेयरहाउसिंग टू प्रोडक्शन टू एवरी सिंगल थिंग। एंड दैट इज वाई जो उनका टाइम गैप है ना, ऑर्डर दिया रिटेलर को कम से कम टाइम में उनकी प्रोडक्ट डिलीवरी मिल जाती है। वेयरहाउसिंग परफेक्ट है। सो टेक्नोलॉजिकली वाइज, ऑटोमेशन वाइज, एचयूएल। अब आते हैं फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 10.10%, इट्स गुड। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 12.80%, इट्स गुड। और ये स्टेबल तरीके से ग्रो कर जा रहे हैं। आरओई इज 18.4%, आरओसीई इज 24.4%, एंड डेट इक्विटी तो एकदम मक्खन मारा है, विच इज ओनली 0.02। ये आपको दिख रहा है ग्राफ, और आप क्लियर देख सकते हो दोस्त, एचयूएल ने निफ्टी को तो फोड़ के आउट परफॉर्म किया है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब से स्टार्ट हुई ना एचयूएल, जब से लिस्ट हुई कंपनी हिंदुस्तान में, इस कंपनी ने रिटर्न दी है ऑफ 1473.49%, विच इज इनसेन। सेकंड स्टॉक है एशियन पेंट्स। अब देखो, डिप्रेशन, एक्सेलरेशन, रिसेशन, ये सारी इकोनॉमिक स्टेजेस हैं, ये होती रहेंगी। बट इंडिया को आप देखोगे ना, मेन फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट पुश करिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द पेंट्स इंडस्ट्री। और पेंट्स इंडस्ट्री की बात हो रही है दोस्तों, एशियन पेंट्स का तो होना ही हो रहा है इस लिस्ट में। एंड इंडिया का ये लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है फॉर अ रीजन। अब इस स्टॉक के बारे में सुनते जाओ। ये कंपनी वार्निशेस, इनामल्स, लेकर्स, कॉम्पोजिट सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिट सॉल्वेंट्स, थिनर्स, सरफेसिंग प्रिपरेशन, हर चीज बनाती है। एज मैटर ऑफ फैक्ट ये कंपनी 15 देशों में ऑपरेट करती है विद 26 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इट इज क्रेजी। अब इनकी ग्रोथ की बात करें, यहां पे आपको दिख रहा है कि इनकी वॉल्यूम ग्रोथ हमेशा डबल डिजिट ही रही है, जो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। टायर 1, टायर 2 सिटीज में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एंड टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज में ये रैपिडली आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब पेंट इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल इनका क्या होता है? क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल की प्राइस आपको ही पता है, मुझे पता है, पूरे टाइम ऊपर नीचे, जिसके वजह से पेंट इंडस्ट्री के ग्रॉस मार्जिन पूरे टाइम हिलते रहते हैं। बट एशियन पेंट्स ना उस लेवल के बहुत ऊपर उठ गया, ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है। लुक एट दिस, आप देखोगे एशियन पेंट्स के ग्रॉस मार्जिन्स हमेशा स्टेबल ही रहे हैं। एंड चाहे इन्फ्लेशन हो या कुछ भी हो, ये अपनी प्राइस को 2-3% बढ़ा देंगे, बिकॉज एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड, एज अ फैसिलिटी इनके पास प्राइसिंग पावर है। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे होती है, इन्फ्लेशनरी कंडीशन होती है ना, इस कंपनी को ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इसकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 14.80%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 12.80%, ROE 23.2%, it's great. ROCE is 29.70%, fantastic. And debt equity मेरा favorite is only 0.11%. ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं होगा जो एशियन पेंट्स के बारे में कुछ भी खराब बोलता है। ये रहा स्टॉक, और निफ्टी को तो इतना फोड़ के आउट परफॉर्म किया कि निफ्टी एक फ्लैट चपटी लाइन लग रही है। जब से एशियन पेंट्स शुरू है ना, एशियन पेंट्स रिटर्न दिया है ऑफ 27,913%,
दिस इज एशियन पेंट्स फॉर यू। अरे यार इतने महंगे स्टॉक्स बता रहा है भाई, थोड़े सस्ते स्टॉक्स बता दे। दोस्त मेरी इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं कभी स्टॉक की प्राइस को नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं स्टॉक कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, एंड दीज स्टॉक्स आर वेरी हाई वैल्यू। एंड अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग देम। और यार अभी तक देख रहे हो, सब्सक्राइब और लाइक अभी दबा दो, बिकॉज हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और ऐसी तगड़ा कंटेंट आपको आता रहेगा, आई प्रॉमिस। थर्ड कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक। अब बैंक मैं समझता हूं, आप सोचोगे यार ये एक तो बड़ा ही वॉलेटाइल सेक्टर है, जो है बिकॉज जब इकोनॉमी अच्छा करती है ना, ये बैंक्स बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? इनका बिजनेस बढ़ जाता है, सब लोन ले रहे हैं नई गाड़ियां खरीदने के लिए, सबकी सैलरीज बढ़ गई हैं, बिजनेस एक्सपैंड करने सब लोन ले रहे हैं, बैंक्स अच्छा करते हैं। और जैसे ही इकोनॉमी रिसेशन कंडीशन में आती है, इकोनॉमी खत्म होती है, बैंक्स की छुट्टी हो जाती है। वाई? इनके एनपीएस बढ़ जाएंगे, इनका बिजनेस खत्म हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। इसके बावजूद आईसीआईसीआई बैंक में मैं इन्वेस्ट करूंगा इन द रिसेशन टाइम्स। क्यों? अब आईसीआईसीआई बैंक हम सबको पता है यार, ये हर चीज में है, ये होलसेल बैंकिंग में है, रिटेल बैंकिंग में है, ट्रेजरी ऑपरेशंस में, सब कुछ है। बट उनका जो एक तीर जो हमारा जो एकदम टारगेट में लगा है ना, वो ये है दोस्त, ये कॉर्पोरेट बैंकिंग से रिटेल बैंकिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग बड़े बड़े बिजनेस को लोन देना, बड़े बड़े बिजनेस के साथ बिजनेस करना। रिटेल बैंकिंग बेसिकली जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके साथ बैंकिंग बिजनेस करना। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला, इनके एनपीएस बहुत कम हो गए, बिकॉज जो मेजर एनपीए होते हैं वो बिजनेस साइट्स होते हैं, वहां पे बहुत मेजर थ्रेट रहता है। जो सैलरीड एम्प्लॉय है, आपको पता है वो पैसे दे ही देगा, बिकॉज की सैलरी आ रही है, तो इट इज फिक्स। थ्रेट हियर इज मच लेसर, एंड बिकॉज सैलरीड पीपल है, वो बैंक में पैसे डालते ही डालते हैं। इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स इज ओनली 3.71% इन फाइनेंशियल ईयर 2022, विच आर द लोएस्ट इन द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री। फायदे देख रहे हो? एक और फायदा ये है, अब जब इतने सारे सेविंग्स अकाउंट खुले हुए हैं, क्रेडिट कार्ड भी तो बेचेंगे ना। क्रेडिट कार्ड इस बैंक का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में से है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका क्रेडिट कार्ड में पोर्टफोलियो 4.5% था, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इट इज 5.5%। और इतना मेजर शिफ्ट क्यों है? जब टॉप लेवल मैनेजमेंट से इफेक्ट आता ना, ये तब है जब से इसकी मैनेजमेंट संजय बख्शी के हाथ में आई है, तब से इनका रिटर्न ऑन एसेट फ्रॉम 0.36 बढ़ गया है टू 1.84। अब इनका आरओई तो सुन लो एक बार। पहले इनका आरओई था 3.24 और अब इनका आरओई है, गेस करो गेस करो गेस करो गेस करो गेस करो, 14.80%। ये है इनकी शेयर प्राइस। निफ्टी को तो फोड़ के आउट परफॉर्म कर दिया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले 1-1.5 साल से ना, ये बैंक इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर। अब इसके बारे में और क्या ही बोलूं। फोर्थ कंपनी है इन्फोसिस। यस, मैं आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूं, जिसके बारे में सब बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर सबसे पहले खराब हो जाएगा, बट अब थोड़ी फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस कंपनी सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है इंडिया की, आफ्टर टीसीएस। आईटी पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिया के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी सेक्टर में से कहा जाएगा। ये कंपनी आउटसोर्सिंग करती है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी करती है, ऑटोमेशन, एवरीथिंग। यू नो व्हाट इन्फोसिस डज। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब मैं इस कंपनी की ना मैनेजमेंट की दाद देना चाहता हूं, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम दे हैव शोन परसिवरेंस एंड दे हैव ऑलवेज आउट परफॉर्म। 2008 की बात करते हैं, जब क्रैश कर गया था मार्केट्स, जब था कि आईटी कंपनीज खत्म हो गई। मैं आपको इन्फोसिस का रेवेन्यू दिखाता हूं। इन्फोसिस का रेवेन्यू फ्रॉम 2007 टू 2010 कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही गया है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते गए हैं। इनकी मैनेजमेंट इतनी कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने अपने टारगेट्स को रिवाइज कर दिया। इनके पहले टारगेट से कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये एक रेवेन्यू ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रहे थे ऑफ 13 to 15%, अब इसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 14 to 16%। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इवन आफ्टर इन्फ्लेशन, जब इतनी सारी बातें चल रही हैं कि भाई खत्म हो जाएगा आईटी सेक्टर, ये हो जाएगा, इस कंपनी ने अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन थे वो रखे थे 21 to 23% के बीच में। अब इन्होंने बढ़ा दिए हैं और अब टारगेट्स रखे हैं फ्रॉम 25 to 26%। इनके फाइनेंशियल्स की बात करूं, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 13.70%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 12.90%, ROE इज 29%, ROCE इज 37.1%, एंड डेट इक्विटी अगेन ब्यूटीफुल 0.08। दैट्स इट। ये है इन्फोसिस का ग्राफ। हाँ, पिछले कुछ टाइम में इन्फोसिस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट ये स्टॉक फंडामेंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है इन आवर कंट्री। बड़ा बोलोगे हर्ष यार तुम गलत कर रहे हो, इसका फायदा ही नहीं है, बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, रिसेशन हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। देन ये वीडियो देखो जहां पे मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में, आपके सारे डाउट्स क्लियर्ड।